नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपसे लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 सामाजिक विज्ञान चैप्टर 6 जनसंख्या पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को उस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड की ग्रामीण जनता खुले खेत की व्यवस्था को किस दृष्टि से देखती थी? संक्षेप में व्याख्या करें। इस व्यवस्था को एक संपन्न किसान, एक मजदूर, एक खेतिहर स्त्री की दृष्टि से देखने का प्रयास करें। उत्तर क, एक संपन्न किसान। जब 16वीं शताब्दी में ऊन की कीमतें बढ़ी तो संपन्न किसानों ने साझा भूमि की सबसे अच्छी चारागाहों की निजी पशुओं के लिए बाड़बंदी प्रारंभ कर दी। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि उनकी भेड़ों को अच्छा चारा मिले। उन्होंने गरीब लोगों को भी बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया और उन्हें साझा भूमि पर उनके पशु चराने से भी मना कर दिया। बाद में 18वीं शताब्दी में मध्य में इस बाड़बंदी को कानूनी मान्यता देने के लिए ब्रिटिश संसद में 4000 से अधिक अधिनियम पारित किए। ख, एक मजदूर। गरीब मजदूरों के जीवित बने रहने के लिए साझा भूमि बहुत आवश्यक थी। यहाँ वे अपनी गायें, भेड़ें आदि चराते थे और आग जलाने के लिए, जलावन तक खाने के लिए कंदमूल एवं फल इकट्ठा करते थे। वे नदियों तथा तालाबों में मछलियाँ पकड़ते थे और साझा वनों में खरगोश का शिकार करते थे। ग, एक खेतिहर स्त्री। खेतिहर स्त्रियों के लिए खुली खेत प्रणाली समुदाय जीवन का एक अच्छा तरीका था जिसमें सब कुछ गरीब व अमीर के बीच साझा थी। वह अपने पशुओं को चराने, फल जलावन एकत्र करने के लिए साझा भूमि का प्रयोग करते थे। यद्यपि खुले खेतों के गायब हो जाने से इन सभी क्रियाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जब खुली खेत प्रणाली समाप्त होना प्रारंभ हुई, वनों से जलाने के लिए जलावन एकत्र करना या साझा भूमि पर पशु चराना असंभव नहीं था। वह कंदमूल एवं फल इकट्ठा नहीं कर सकते थे या मांस के लिए छोटे जानवरों का शिकार नहीं कर सकती थे। प्रश्न नंबर 2, इंग्लैंड में हुए बाड़ाबंदी आंदोलन के कारणों की संक्षेप में व्याख्या करें। उत्तर, इंग्लैंड में बाड़ाबंदी आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले सभी कारक अंततः लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रेरित थे। इनमें से कुछ कारक इस प्रकार थे। क, 16वीं सदी के विश्व बाजार में ऊन की कीमतों की वृद्धि। 16वीं शताब्दी में जब विश्व बाजार में ऊन की कीमतें बढ़ गईं तो अमीर किसानों ने साझी भूमि को काट छाँट कर अपने पशुओं के लिए घेरना और उसकी बाड़ेबंदी करना शुरू कर दिया गया। बाद में 18वीं शताब्दी में मध्य में बाड़ाबंदी को कानून मान्यता देने के लिए ब्रिटिश संसद में 4000 से अधिक अधिनियम पारित किए। ख, जनसंख्या में वृद्धि। 18वीं शताब्दी के मध्य से अंग्रेज जनसंख्या तेजी से बढ़ी। इस विशाल जनसंख्या के भरण पोषण के लिए खाद्यान्न की मांग पूरी करने के लिए अधिक से अधिक जमीन की बाड़ेबंदी की गई। ग, मशीनों का प्रयोग करके किफ़ायती रूप से जुताई करने हेतु जमीन के बड़े टुकड़ों की आवश्यकता थी। घ, औद्योगिकरण एवं युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों के भाव बहुत बढ़ गए जिससे अनाज का उत्पादन बढ़ाना अनिवार्य हो गया। प्रश्न नंबर 3, इंग्लैंड के गरीब किसान शैक्षिक मशीनों का विरोध क्यों कर रहे थे? उत्तर, इंग्लैंड के गरीब किसान शैक्षिक मशीनों का विरोध कर रहे थे क्योंकि क, इसने फसल की कटाई के समय कामगारों के लिए रोजगार के अवसर कम कर दिए। इससे पहले मजदूर खेतों में विभिन्न काम करते हुए जमींदार के साथ बने रहते थे। बाद में उन्हें केवल फसल कटाई के समय ही काम पर रखा जाने लगा। ख, अधिकतर मजदूर आजीविका के साधन गंवाकर बेरोजगार हो गए, इसलिए वे औद्योगिक मशीनों का विरोध कर रहे थे। प्रश्न नंबर 4, कैप्टन स्विंग कौन था? यह नाम किस बात का प्रतीक था और किन वर्गों का प्रतिनिधित्व करता था? उत्तर, कैप्टन स्विंग का एक मिथकीय नाम था जिसका
प्रयोग धमकी भरी खतों में सैचिंग मशीनों और जमींदारों द्वारा मजदूरों को काम देने में आनाकानी के ग्रामीण अंग्रेज विरोध के दौरान किया जाता था। कैप्टन स्विंग के नाम में जमींदारों को चौकन्ना कर दिया। उन्हें यह खतरा सताने लगा कि कहीं हथियारबंद गिरोह रात में उन पर भी हमला न बोल दे, और इस कारण बहुत सारे जमींदारों ने अपनी मशीनों खुद ही तोड़ डाली। प्रश्न नंबर 5, अमेरिका पर नए अप्रवासियों के पश्चिमी प्रसार का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, 18वीं सदी के प्रथम दशक तक श्वेत प्रवासी पश्चिम की ओर पठारों से होते हुए अपलेशियन पठार पर बस चुके थे। 1820 से 1895 के मध्य वे मिसिसिपी घाटी में चले गए। उन्होंने जंगलों को काट जलाकर पूर्ण उखाड़कर जमीन को खेती के लिए साफ और जंगल में साफ की गई जगह पर लकड़ी के घर बना लिए। फिर उन्होंने बड़े क्षेत्र में जंगलों को साफ करके खेतों के चारों ओर बाड़ें लगा दी। उन्होंने इस जमीन की जुताई की और इन जमीन पर वह मक्का और गेहूं बो दिए। 1860 के बाद प्रवासी मिसिसिपी नदी के पास स्थित मैदानों में जा पहुंचे। बाद के दशकों में यह क्षेत्र अमेरिका का सबसे प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र बन गया। प्रश्न नंबर 6, अमेरिका में फसल काटने वाली मशीनों के फायदे नुकसान क्या क्या थे? उत्तर, फसल काटने वाली मशीनों के फायदे फसल काटने वाली मशीनें निम्नलिखित के लिए सहायक थीं। क, जमीन के विशाल टुकड़ों की सफाई की। ख, जमीन तोड़ने में। ग, घास हटाने में। घ, कम मानव परिश्रम के साथ थोड़े से समय में भूमि की जुताई के लिए तैयार करने में। अंग, विद्युत से चलने वाली मशीनों की सहायता से सिर्फ 4 व्यक्ति मिलकर एक मौसम में 2000 से 4000 एकड़ भूमि पर फसल पैदा कर सकते थे। फसल काटने वाली मशीनों के नुकसान। फसल काटने वाली मशीनों गरीब के लिए निम्नलिखित कारणों से अभिशाप सिद्ध हुई। क, इसने मजदूरों की मांग में कमी ला दी। ख, बहुत से लोग बेरोजगार हो गए। ग, 1930 के दशक का रेतीला तूफान भी इन आधुनिक मशीनों की सहायता से विशाल स्तर पर की गई भूमि की जुताई का प्रतिफल था। प्रश्न नंबर 7, अमेरिका में गेहूं की खेती में आए उछाल और बाद में पैदा हुए पर्यावरण संकट से हम क्या सबक ले सकते हैं? उत्तर, अमेरिका के ग्रामीण क्षेत्र में रोटी की टोकरी से धूल की कटोरे में तब्दील हो जाने से हम कई महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी सबक सीख सकते हैं। 1930 के दशक के बाद उन्होंने अनुभव किया कि वह पारिस्थितिकी हालत का सामना करना चाहिए। पारिस्थितिक हालात का सम्मान करना चाहिए। इससे उन्हें पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग का पाठ पढ़ाया। इसने केवल वाणिज्यिक प्रयोग के लिए भूमि के दोहन के विरुद्ध चेतावनी के सूचक का भी काम किया। इतनी भूमि का प्रयोग खेती के लिए किया जाए, इस पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, अंग्रेज अफीम की खेती करने के लिए भारतीय किसानों पर क्यों दबाव डाल रहे थे? उत्तर, अंग्रेज निम्नलिखित कारणों से अफीम की खेती करने के लिए भारतीय किसानों पर दबाव डाल रहे थे। क, चीन के साथ बेरोक टोक चाय व्यापार जारी रखने के लिए। ख, इंग्लैंड में चाय अत्यधिक लोकप्रिय हो गई, किंतु इंग्लैंड के पास धन देने के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जो वे चाय के बदले में चीन में बेच सके। किंतु ऐसा करने से इंग्लैंड के खजाने की हानि पहुंच रहा था। यह देश के खजानों को हानि पहुंचाकर उनकी संपत्ति को कम कर रहा था। इसलिए व्यापारियों ने इस घाटे को रोकने के लिए सोचे। उन्होंने एक ऐसी
ऐसी वस्तु खोज निकाली जिसे वे चीन में बेच सकते थे और चीनियों को उसे खरीदने के लिए मना सकते थे। ग अफीम ऐसी वस्तु थी, इसलिए अंग्रेज अफीम की खेती करने के लिए भारतीय किसानों पर दबाव डालते थे। प्रश्न नंबर 9, भारतीय किसान अफीम की खेती के प्रति क्यों उदासीन थे? उत्तर, ऐसे बहुत से कारण थे जिनके कारण भारतीय किसान अफीम की खेती के प्रति उदासीन थे। क वे अपने खेतों में पोस्ते की खेती नहीं करना चाहते थे। ख इसकी फसल सबसे अच्छी जमीन पर उगानी पड़ती थी। इस जमीन पर किसान प्राय दालें उगाते थे। यदि वे इन खेतों में अफीम पैदा करते तो वे दालें नहीं उगा सकते थे या फिर उन्हें दालें घटिया जमीन पर उगानी पड़ती, जिस पर फसल कम एवं अनिश्चित होती थी। ग बहुत से किसानों के पास जमीन नहीं थी। खेती करने के लिए उन्हें जमींदार से जमीन लगान या पट्टे पर लेनी पड़ती थी और जमीन की लागत की दर बहुत ऊंची रहती थी। घ अफीम की खेती करना बहुत मुश्किल काम था। अफीम की खेती के लिए बहुत अधिक उपजाऊ जमीन की आवश्यकता थी और इसमें मेहनत भी बहुत लगती थी। अफीम की नाजुक पौधे को जिंदा रखना बहुत मेहनत का काम था और किसानों को इसकी देखभाल में घंटों लगाने पड़ते थे। इसका अर्थ यह होता कि उसके पास अन्य फसलों का ध्यान रखने के लिए समय ही नहीं बचता। अफीम उगाना किसानों के लिए कोई फायदे का सौदा नहीं था। उन्हें अफीम का सही मूल्य नहीं दिया जाता था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।